हाँ बच्चों देखो, मॉडर्न फिजिक्स में हमने एक्सरे पूरा कंप्लीट कर लिया था। मतलब एक्सरे के हर टाइप के एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। ये तो वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट है, लेकिन अब इसमें बोर्ड थ्योरी वाले पार्ट में कुछ बहुत छोटी-छोटी चीजें पूछी जाती हैं। ये अपनी शीट में तो नहीं, लेकिन कई बुक में पूछी गई है। तो अब राइट टाइम है, अब ऐसी उटपटांग चीजों को भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? फिर इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड थ्योरी में कई बार नाभिक की गति का भी प्रभाव लेना होता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना तो कि अभी तक हमने बोर्ड थ्योरी के जितने भी केसेस लिए थे, उसमें हम यही मानते थे कि नाभिक तो लगभग स्थिर रहता है और केवल इलेक्ट्रॉन ही इसके चारों ओर वृत्तीय पथ में परिक्रमण करता है, ये मानते थे। और ये चीज रीजनेबली सही भी है ना? हमको पता है कि विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों पर लगेगा, है ना? तुम बताओ कि नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लग रहा है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक पर भी लगेगा। तो हमको पता है कि विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों पर लगता है, लेकिन हमको पता है कि नाभिक बहुत भारी होता है ना? नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, या नाभिक बहुत भारी होता है, तो उस पर इतने से बल का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए नाभिक तो लगभग स्थिर रहता है। और पास आने से बचने के लिए या दूरी मेंटेन रखने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय पथ में परिक्रमण करता है। तो वही तो अभी तक हमने बोर्ड थ्योरी में रीजनेबली सही माना था कि नाभिक बहुत भारी होता है, इसलिए लगभग स्थिर रहता है और केवल इलेक्ट्रॉन ही उसके चारों ओर वृत्तीय पथ में परिक्रमण करता है, ये माना था, जो प्रैक्टिकली सही भी है, ठीक है? बस उस केस में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग देख सकते हैं, तो हमको पता है कि इस परिक्रमण कर रहे कोणीय संवेग सॉरी परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr होता है। या अगर कोणीय संवेग को ओमेगा में लिखना है, तो परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग को mvr, या कोणीय वेग की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, I इंटू ओमेगा, जहां I इलेक्ट्रॉन का केंद्र के सापेक्ष जड़त्व गुण, m इलेक्ट्रॉन इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2 होता है, और उसी से हम त्रिज्या, चाल और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये सारे फॉर्मूले बेसिकली इस कोणीय संवेग के एक्सप्रेशन से हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, और अभी तक हमने प्रैक्टिकली सही माना था कि नाभिक बहुत भारी होता है, इससे लगभग स्थिर रहता है, और केवल इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमण करता है ना, तो ये प्रैक्टिकली सही चीज है, ठीक है ना? प्रैक्टिकली तो यही होता है कि नाभिक बहुत भारी होता है, इससे लगभग स्थिर रहता है और केवल इलेक्ट्रॉन ही उसके चारों ओर परिक्रमण करता है। लेकिन एक बार हम बहुत गहराई में जा करके देखते हैं, यानी इसको अपनी हिंदी में बोलते हैं बाल की खाल निकालना, ठीक है? तो हम बहुत जरा गहराई में जाकर देखते हैं, तो ध्यान रखना तुम कि अगर बहुत ही डीप डिटेल में जा करके देखें, है ना? ध्यान रखना कि अगर बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर देखें, या बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें, तो एक्चुअली नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों घूमते हैं। तो ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल चीज़ तो ये है कि नाभिक तो लगभग स्थिर रहता है और केवल इलेक्ट्रॉन ही घूमता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में देखें या बहुत ज़्यादा गहराई में जा करके देखें, तो एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों घूमते हैं, और अगर दोनों घूमेंगे तो किसके सापेक्ष घूमेंगे? अपने कंबाइंड द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूमेंगे। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज ग्रेविटेशन में मैंने बाइनरी स्टार प्रॉब्लम में भी ये चीज बताई थी, है ना? तो बाइनरी स्टार प्रॉब्लम में मैंने बताई थी कि अगर ढंग से देखें, है ना? बताया था मैंने कि ढंग से देखें तो ग्रह और उपग्रह दोनों घूमते हैं, अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष घूमते हैं, और ऐसे घूमते हैं जैसे भगवान ने ग्रह और उपग्रह दोनों को स्केल से जोड़ दिया हो, सेंटर मास पर हिंज कर दिया और अब घुमा रहे हैं, इस टाइप से घूमते हैं। तो बस यहाँ भी यही होता है, ध्यान रखना कि यहाँ भी यही होता है कि अगर बहुत डिटेल में देखें, ध्यान रखना कि बहुत ही गहराई में, अब बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखें, तो वास्तव में इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों घूमते हैं,
और अगर दोनों घूमेंगे तो किसके सापेक्ष घूमेंगे? अपने कंबाइन द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूमेंगे। और दोनों ऐसे घूमते हैं जैसे भगवान ने इन दोनों को स्केल से जोड़ दिया हो और सेंटर ऑफ मास पर हिंज कर दिया हो। अब इस स्केल को घुमा रहे हैं, ठीक? इस टाइप से दोनों घूमेंगे, ठीक? तो यही चीज़ मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख दी है कि बहुत गहराई में देखें तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों घूमते हैं, और अगर दोनों घूमते हैं तो किसके सापेक्ष घूमेंगे? अपने कंबाइंड द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। और दोनों ऐसे घूमते हैं जैसे भगवान ने दोनों को स्केल से जोड़ दिया हो और सेंटर ऑफ मास पर हिंज कर दिया हो, पिन कर दिया हो, और उसके सापेक्ष घुमा रहे, इस टाइप से घूमेंगे, ठीक? बाकी ये बात अलग है कि नाभिक बहुत ही भारी होता है ना? ये बात अलग है कि नाभिक बहुत ही भारी होता है, इसलिए इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास नाभिक के बहुत पास होगा, और कंबाइंड सेंटर मास नाभिक के बहुत ही पास होगा, इससे नाभिक की गति नगण्य होगी। जो भी मीनिंगफुल गति हो इलेक्ट्रॉन की होगी, लेकिन जबरदस्ती में हमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? कि अगर बहुत डिटेल में देखें तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों घूमते हैं, और किसके सापेक्ष घूमते हैं? अपने कंबाइंड द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूमते हैं, और ऐसे घूमते हैं जैसे दोनों को स्केल से जोड़ दिया हो, सेंटर ऑफ मास पर हिंज कर दिया हो, और अब सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इनको घुमा रहे हैं, इस टाइप से घूमेंगे। सही है ना? अब देखो, ये भी मैंने बाइनरी स्टार प्रॉब्लम में बताया था कि वास्तव में दोनों घूमते हैं और अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष घूमते हैं। तो बस अब एक्चुअली दोनों घूम रहे हैं ना, तो अब जो कोणीय संवेग है उनको सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष लेना पड़ेगा, है ना? दोनों घूम रहे हैं और सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष घूम रहे हैं। तो अब हमको कोणीय संवेग इनके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष लेना पड़ेगा। फिर बताओ, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पूरे सिस्टम का कुल कोणीय संवेग हम क्या लिख सकते हैं? आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, जहां आई सेंटर ऑफ मास इज कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष दोनों का कुल जड़त्वाघूर्ण। और ये चीज में, है ना, ये चीज मैंने ग्रेविटेशन में ही बताई थी, और तुमने 11th में रिजिड बॉडी में ही पढ़ा होगा कि m1 m2 द्रव्यमान के दो पार्टिकल हैं, दोनों के बीच दूरी r है, और अगर पूछे कि इनके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इनका जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, तो ये 11th में रिजिड बॉडी में निकाला होगा कि m1 m2 के पार्टिकल हैं, दोनों के बीच दूरी r है, तो इनके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पूरे सिस्टम का कुल जड़त्वाघूर्ण कितना होता है? m इक्विवेलेंट इंटू r स्क्वायर, जहां m इक्विवेलेंट दोनों का सामान्य द्रव्यमान m1 m2 अपन m1 प्लस m2 ये होता है। ये चीज मैंने ग्रेविटेशन में ही बताई थी। तो बस यहाँ भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली तो केवल इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, लेकिन जबरदस्ती की लैंग्वेज में बोले तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन नाभिक दोनों घूमते हैं और अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष घूमते हैं। तो बस अब हमको कोणीय संवेग कौन सा लेना होगा? सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पूरे सिस्टम का कुल कोणीय संवेग। तो बस तुम आराम से बताओ कि सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पूरे सिस्टम का जड़त्वाघूर्ण आई सेंटर ऑफ मास हो, तो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पूरे सिस्टम का कुल कोणीय संवेग आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, जहां आई सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कुल जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? m इक्विवेलेंट इंटू r स्क्वायर, जहां m इक्विवेलेंट m1 m2 अपन m1 प्लस m2। तो m1 की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, m2 की जगह नाभिक का द्रव्यमान m न्यूक्लियस, अपन m1 प्लस m2 की जगह me प्लस m न्यूक्लियस इंटू r स्क्वायर। ये तो जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय वेग ओमेगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का कुल कोणीय संवेग एक्चुअली इतना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पहले तो हम पूरे सिस्टम का कुल कोणीय संवेग एम ई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिखते थे, लेकिन अनावश्यक गहराई में जाकर देखें या जबरदस्ती की लैंग्वेज में देखें तो सेंटर मास के सापेक्ष पूरे सिस्टम का कुल कोणीय संवेग आई सेंटर मास इंटू ओमेगा, जहां आई सेंटर मास एम इक्वल इंटू आर स्क्वायर, और m इक्विवेलेंट की जगह क्या आएगा? सामान्य द्रव्यमान me m न्यूक्लियस अपन me प्लस m न्यूक्लियस। और बस बताओ आगे की कहानी फिर वैसी की वैसी चलेगी। तुम बताओ कि जैसे पहले इस कोणीय संवेग को NH ओपन 2 पाई लिखते थे, वैसे यहाँ भी ये जो कोणीय संवेग आएगा उसको NH ओपन 2 पाई लिखेंगे, और आगे की कहानी बस वही का वही चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर नाभिक की गति को काउंट करने को बोले तो भी समीकरण वैसी बनेंगी, बस एक ही डिफरेंस है
कि पहले जहां इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही आ रहा था, उसकी जगह अब इलेक्ट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान आएगा, मतलब me m न्यूक्लियस अपन me प्लस m न्यूक्लियस, ये आएगा। है तो ध्यान रखना कि अब हमको इतना ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है ना, है ना? तो बस अब हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर, है ना, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बोर्ड थ्योरी के किसी भी क्वेश्चन में अगर नाभिक की गति को भी काउंट कर, है ना, बोर्ड थ्योरी के किसी भी क्वेश्चन में मूर्ख इंसान ने अगर नाभिक की गति को भी काउंट करने को बोला है, तब भी घबराना मत। बोर्ड थ्योरी में जो कंसेप्ट लगाए थे बिंदास वही कंसेप्ट लगेंगे। बस एक ही डिफरेंस है कि जहां-जहां इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me आ रहा था, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान आ जाएगा me m न्यूक्लियस अपन me प्लस m न्यूक्लियस। बस ये मैंने प्रॉपर्ली यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है ना? मैंने प्रॉपर्ली लिख भी दिया है कि पूरे बोर्ड थ्योरी में, है ना, पूरे बोर्ड थ्योरी में अगर कभी भी नाभिक की गति का भी कंट्रीब्यूशन काउंट करने को पूछे तो आप घबराना मत, और अब गधों टाइप से इतनी रामायण भी बोलने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर नाभिक की गति को कंसीडर करना हो तो सारे वही फॉर्मूले और वही कंसेप्ट लगेंगे। बस एक ही डिफरेंस है कि जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही आ रहा था, उसकी जगह अब इलेक्ट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान आएगा, मतलब me m न्यूक्लियस अपन me प्लस m न्यूक्लियस ही आ जाएगा। चलो थोड़ा सा और सुंदर लिखने के लिए m न्यूक्लियस को मैं नीचे ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो m न्यूक्लियस को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ऊपर तो me अपन नीचे me प्लस m न्यूक्लियस अपन m न्यूक्लियस ही आ जाएगा। बताओ क्या आ जाएगा, बताओ। me अपन m न्यूक्लियस अपन m न्यूक्लियस तो 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस, तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना? ध्यान रखना। अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर नाभिक की गति को काउंट, सॉरी, फिर बोर्ड थ्योरी के किसी भी क्वेश्चन में नाभिक की गति को काउंट करने को बोला तो बस जो हमने बोर्ड थ्योरी में कंसेप्ट पढ़े थे बिंदास वही लगेंगे। बस एक ही डिफरेंस है कि जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही आ रहा था, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान m1 m2 पर m1 प्लस m2 लिखेंगे, या और सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही आ रहा था उस, है ना, जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही आता था उसकी जगह me अपन 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस इस फैक्टर का भाग लग जाएगा। इसकी तुलना में ये एक्सप्रेशन थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक है ना? तो बस मैंने लिख भी दिया है। ये तो ध्यान रखना कि बोर्ड थ्योरी के किसी भी क्वेश्चन में अगर नाभिक की गति को काउंट करने को बोले तो जो फॉर्मूले पढ़े थे वही लगाएंगे। बस एक ही अंतर है कि बोर्ड थ्योरी में जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही आ रहा था, वहां क्या कर देंगे, me ओपन 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस, इसका भाग दे देंगे। तो लिख दिया है कि जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही आ रहा था, ठीक है, वहां me में इस चीज का भाग लगा देंगे, सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है? और याद रखना कि ये चीज केवल बोर्ड थ्योरी के लिए ही नहीं, बाइनरी स्टार प्रॉब्लम के लिए भी वैलिड है ना? तो वहां me m न्यूक्लियस अपन me प्लस m न्यूक्लियस की जगह m1 m2 अपन m1 प्लस m2 ये पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये मैंने निष्कर्ष लिख दिया कि अब अगर कभी भी नाभिक की गति को कंसीडर करने को बोले तो अब घबराएंगे नहीं और ना इतनी लंबी चौड़ी रामायण लिखेंगे। बस एक ही काम कि बोर्ड थ्योरी में जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही आ रहा था, उसकी जगह me ओपन 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस इस नमूने का भाग लगा देंगे। सही है ना? तो देखो बोर्ड थ्योरी में सारे फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, सबको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ना, केवल उसी को ही देखते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली वही मीनिंगफुल है। तो बस बोर्ड थ्योरी में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखते हैं, ठीक है ना? वही कि बोर्ड थ्योरी में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, कुल ऊर्जा देखते हैं। तो ये हमने बोर्ड थ्योरी में पढ़ा था कि, है ना, बोर्ड थ्योरी में पढ़ा था कि हाइड्रोजन लाइक परमाणु तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, कुल ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, है ना, पढ़ा था कि बोर्ड थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर होती है और उसमें 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का ऑपरेशन करें। ये तो मैंने क्लास में बताया था
कि 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इस कांस्टेंट का ऑपरेशन करें, तो इसके अंदर क्या छुपा होता था, e की पावर 4 me अपन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर ये सब छुपा होता था। है ना? तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है और 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का ऑपरेशन करें तो इसको वेरिएबल में ये लिख सकते हैं e की पावर 4 me ऊपर 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है, सही है ना? तो बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है, लेकिन वहां हमने नाभिक की गति को काउंट नहीं किया था ना। सॉरी बच्चों, बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। हमको पता है कि बोर्स थ्योरी के अनुसार नाभिक की ऊर्जा इतनी, सॉरी, बोर्स थ्योरी के अनुसार परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है ना। और देखो जो बोर्स थ्योरी थी उसमें हमने नाभिक की गति को काउंट नहीं किया था, लेकिन इस बार हमको बोल रहा है कि नाभिक की गति को भी हमको काउंट करना है। तो बस मैंने अभी तुमको क्लियरली बताया था कि अगर नाभिक की गति को काउंट करना है तो सेम वही के वही एक्सप्रेशन चलेंगे। बस एक ही डिफरेंस है कि पहले जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me आ रहा था उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, me इंटू 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस, है ना। तो वापस से आविष्कार करने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि अगर नाभिक की गति को काउंट करने को बोले तो ये फॉर्मूला एज इट इज वैसे ही लगेगा। बस एक ही डिफरेंस है कि जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, बताओ अंश में आ रहा था ना, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me आ रहा था उसमें me ओपन 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस ये रख देंगे। बस तुम खुद बताओ कि जहां भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me आ रहा था उसमें 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लगा देंगे ना। तो तुम बताओ कि जो me है उसमें 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लगाएंगे तो अल्टीमेटली जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा उसमें भी 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। मतलब तुम बताओ कि पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट z स्क्वायर ओपन n स्क्वायर आती थी, लेकिन अगर नाभिक की भी गति को काउंट करें तो अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट z स्क्वायर ओपन n स्क्वायर, इसमें 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। कह सकते हैं ना यार, तो ध्यान रखना कि चूंकि me में इस फैक्टर का भाग लग गया है तो ये नाभिक की जो कुल ऊर्जा है उसमें भी इस फैक्टर का भाग लग जाएगा। हम तो पक्का बोल सकते हैं कि नाभिक की गति को काउंट नहीं करते तब तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी आती, लेकिन नाभिक की गति को काउंट करेंगे तो ये जो ऊर्जा है उसमें 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। देखा, हमको चिन्ह से मतलब नहीं है, परिमाण से मतलब है। बस हम बोल सकते हैं कि अगर नाभिक की गति को काउंट करना हो तो इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा का परिमाण है उसमें 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। तो बताओ ऊर्जा में जो अंतर है उसमें भी 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। खुद बताओ ना यार कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में इस फैक्टर का भाग लग गया है तो जो ऊर्जा में अंतर है उसमें भी 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। ठीक है, जैसे बोर्स थ्योरी का एक नॉर्मल सा केस दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन N2 के उच्च ऊर्जा स्तर से N1 के निम्न ऊर्जा स्तर में गिर रहा है ना। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु या इसका इलेक्ट्रॉन N2 के उच्च ऊर्जा स्तर से N1 के निम्न ऊर्जा स्तर में गिर रहा है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन, है ना, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गिरे तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त करता है जो कि फोटोन के रूप में निकलती है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गिरे तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त करेगा जो कि फोटोन के रूप में निकलेगी। और बताओ कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इतनी ऊर्जा मुक्त करता था जो कि फोटोन के रूप में निकलती थी। तो इस ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा इतनी होती थी। लेकिन अगर नाभिक की गति को काउंट करने को बोले तो प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जा में इसका भाग लग रहा है तो जो मुक्त ऊर्जा उसमें भी 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। तो बस ये बड़ी बड़ी बातें बता दी, बस 10 बातों की एक ही बात ध्यान रखनी है कि नाभिक की गति को काउंट करने को बोले तो me में 1 प्लस me बाय m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा, है ना।
एमी में इसका भाग लग जाएगा तो सॉरी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसमें भी 1 प्लस एमी बाय एम न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा और जो ऊर्जा में अंतर है या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण जो ऊर्जा मुक्त होगी उसमें भी 1 प्लस एमी बाय एम न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। जैसे सिंपल सी चीज कि जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू, जैसे लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन निकल रही है, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में गिर रहा है। तो बताओ इस प्रोसेस में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी बताओ? 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। लेकिन अगर कोई मूर्ख नाभिक की गति को भी काउंट करने को बोले तो जो भी मुक्त ऊर्जा उसमें 1 प्लस एम बाय एम न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। ठीक, तो ये तुम इजीली इसको कर सकते हो, है ना। अब चलो, अब इसका एक क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। ये देखो जैसे हाइड्रोजन है उसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका आइसोटोप जो ड्यूटेरियम होता है उसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है। ये तो ध्यान रखना कि अगर नाभिक की गति को काउंट नहीं करें, हाँ सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस था। ये तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का भी परमाणु क्रमांक 1 और उसका जो आइसोटोप ड्यूटेरियम है उसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो तुम बताओ कि अगर नाभिक की गति को काउंट नहीं करें तब तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों के हर एनर्जी लेवल की ऊर्जा समान आनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण मुक्त ऊर्जा भी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में समान आनी चाहिए। ठीक है? लेकिन लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, है ना, ध्यान रखना कि लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, है ना, लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटॉन्स की ऊर्जा लगभग तो बराबर आती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। लोगों ने देखा कि इन दोनों की जितनी भी लाइन है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, जितनी भी लाइन है उनके फोटोन की ऊर्जा लगभग तो समान आती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है? तो बस हमको देखना है कि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम में, है ना, हमको देखना है कि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम के लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का तरंग दैर्ध्य थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा वो देखना है। ये तो हमको पूछा है कि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम के लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का तरंग दैर्ध्य लगभग तो बराबर होगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा वो देखना है। ठीक है, तो देखो शायद क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही पता चल गया, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही पता चल गया कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों आइसोटॉप्स हैं, है ना। वही हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों आइसोटॉप हैं मतलब इनका परमाणु क्रमांक तो समान है, ध्यान था, ये दोनों आइसोटॉप है मतलब इनका परमाणु क्रमांक तो समान है। ठीक, तो बताओ परमाणु क्रमांक समान है लेकिन इन दोनों में डिफरेंस किसमें? केवल नाभिक के द्रव्यमान में ही डिफरेंस है तो ये देख सकते हैं यार, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों आइसोटोप है मतलब दोनों का परमाणु क्रमांक तो समान है, बस डिफरेंस किसमें? दोनों के नाभिक के द्रव्यमान में डिफरेंस है। तो बस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही पता चल गया कि इस बार हमको नाभिक के गति को भी काउंट करना है, कोई लड्डू के टाइप से लिखा नहीं होता है है ना। तो अब आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि बोर्स थ्योरी में अगर कभी भी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को, है ना बोर्स थ्योरी में कभी भी अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को कंपेयर करने को बोला हो तो देखते ही चमक जाना चाहिए कि दोनों आइसोटोप हैं तो परमाणु क्रमांक तो समान है, तो बाकी सारी चीजें तो इनमें समान है, बस डिफरेंस किसमें? नाभिक के द्रव्यमान में ही डिफरेंस है। इसलिए क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया इस बार नाभिक की गति का जो हल्का सा प्रभाव है उसको भी काउंट करना पड़ेगा और अब पूरे रामायण बोलने की जरूरत नहीं है ना। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन निकाल रहे हैं तो हमको पता है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन तब निकलती है ना, हमको पता है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन तब निकलती है जब इसका इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से n इक्वल टू 1 में गिरे। तो बस हमको देखना है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से 1 में गिरे तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो देखना है। फिर हमको पता है ना, हमको पता है कि हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से 1 में गिरे तो बताओ बोर्स थ्योरी के अनुसार कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट
Z दोनों का 1 ही है ना, तो Z की जगह दोनों में 1 स्क्वायर आएगा और इधर ज़्यादा माइनस कम मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर आएगा, कई बार कर चुके हैं, है ना? हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से 1 में गिरे या लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन निकाले तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, Z की जगह 1 का स्क्वायर और इधर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं कि लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का फोटोन निकलेगा तो इसमें इतनी ऊर्जा मुक्त होगी, मतलब निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा इतनी होगी। लेकिन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को कंपेयर करना है, इसलिए नाभिक की गति को भी काउंट करना है और हमको पता है कि अगर नाभिक की गति को काउंट करना हो तो बताओ इस पूरे चीज में किसका भाग लग जाएगा 1 प्लस me/m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा, मतलब इस बार भी मुक्त ऊर्जा उतनी होगी लेकिन 1 प्लस me/m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा बस। अब हम हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम को कंपेयर कर सकते हैं ना, है ना? तुम आराम से बताओ, ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में सारी चीजें समान है, बस नाभिक का द्रव्यमान ही डिफरेंट है। तो तुम देखते बताओ कि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम के नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा होता है, नाभिक का द्रव्यमान m न्यूक्लियस ज्यादा होता है या हर ज्यादा होगा तो me/m न्यूक्लियस कम हो जाएगा, है ना? अब बताओ, ये कम हो जाएगा तो पूरा हर ही कम हो जाएगा और तुम बताओ ये हर कम हो जाएगा तो पूरी चीज बढ़ जाएगी, मतलब हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम में लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का जो फोटोन निकलेगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। और बताओ लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट लाइन का फोटोन निकलेगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो तरंग देर थोड़ा सा कम होगा। तो सही आंसर ये है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों के लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का तरंग देर लगभग लगभग तो बराबर होगा, लेकिन एग्जैक्ट कंपेयर करने को बोले तो हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम के लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का तरंग देर थोड़ा सा कम होगा। है ना? तो ये इस टाइप से इजीली बोल सकते हैं कि बस लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन के फोटोन की ऊर्जा इतनी होती है, नाभिक की गति को भी काउंट करना है तो 1 प्लस me/m न्यूक्लियस का भाग लग जाएगा। तो साफ साफ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम के नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा होता है, m न्यूक्लियस ज्यादा होता है तो me/m न्यूक्लियस कम, ये कम तो पूरा हर ही कम, हर कम होगा तो पूरी चीज ज्यादा होगी, मतलब हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम के लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन के फोटोन की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होगी, फोटोन की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होगी तो तरंग देर थोड़ा कम होगा, ठीक है? और प्रैक्टिकली भी यही देखा गया है ना, लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा, ये प्रैक्टिकली भी लोगों ने यही देखा कि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम के लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ही क्या, हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम की जितनी भी लाइन है ना, जितनी भी लाइनें हैं, जितने ही फोटोन है, सबका तरंग देर थोड़ा थोड़ा कम पाया गया। ये चीज हमने लॉजिकली भी कर लिया। अब ध्यान रखना कि जहां क्वेश्चन खत्म किया था हिस्ट्री में वहीं से स्टार्ट हुआ है, लेकिन तो बोर्ड्स ने अपनी पूरी थ्योरी दी और लोगों ने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की केस में जितनी भी लाइन है सबका तरंग दैर्घ्य दोनों के केस में लगभग तो बराबर होता है, लेकिन हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम के हर लाइन का तरंग दैर्घ्य थोड़ा थोड़ा कम पाया गया। अब एक कम क्यों पाया गया उसके लिए लोगों ने ये नाभिक की गति का प्रभाव ये पूरी थ्योरी बनाई और उस थ्योरी के आधार पर इस चीज को जस्टिफाई भी कर लिया गया। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने नाभिक की गति का प्रभाव स्टडी किया, लेकिन ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली नाभिक की गति का प्रभाव बिल्कुल नगण्य होता है। तो याद रखना कि बोर्ड्स थ्योरी के किसी भी क्वेश्चन में अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का कंपैरिजन पूछा हो तभी इस नाभिक की गति के प्रभाव को काउंट करेंगे, उसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें नाभिक की गति को नगण्य मानेंगे, इग्नोर ही करेंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें नाभिक की गति को काउंट करना और नॉनसेंस चीजें नहीं करेंगे, वापस अपनी नॉर्मल बोर्स थ्योरी पे आते हैं। अब देखो बोर्स थ्योरी में एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल होता है, लेकिन अपने एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको एक बार सुन लेना, है ना, इसको एक बार देख लेना। ये तो क्वेश्चन पहले बोल लेता हूँ। तो इसमें हमको लाइमन सीरीज, बामर सीरीज इनकी बात कर रखी है
और हम समझते हैं कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज इनकी बात कर रखी है, मतलब वो हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें हमको दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु है। हमको दे रखा है कि लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 1 है। फिर बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 2 है। सॉरी बच्चों, लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु है। हमको दे रखा है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 1 दे रखा है। उसके बाद बामर सीरीज की लास्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 2 दे रखा है। और उसके बाद लाइमन सीरीज की, सॉरी ठीक है, वही की हाइड्रोजन परमाणु है। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 1, बामर सीरीज की लास्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 2, और लाइमन सीरीज की जो लास्ट लाइन है, या इसको लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट बोल सकते हैं ना, उसका तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 3 दे रखा है। तो हमको पूछा है कि लैम्ब्डा 1, लैम्ब्डा 2 और लैम्ब्डा 3 में रिलेशन क्या होगा वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो चलो मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु है, ये नाभिक के और इलेक्ट्रॉन के अलग अलग ऊर्जा स्तर बना दिए, n = 1, n = 2, n = 3, और ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। एक बार इन तीनों में रिलेशन देखना है ना, तो अपनी स्मार्टनेस ये रहेगी, ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में से तरंग दैर्घ्य में रिलेशन पूछा हो तो हम तो पहले ऊर्जा में रिलेशन निकालेंगे, और ऊर्जा में रिलेशन के आधार पर तरंग दैर्घ्य में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। चलो पहले लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन देखते हैं, है ना। तो हमको पता है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन तब निकलती है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n = 2 से 1 में गिरे, है ना। हमको पता है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन तब निकलती है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिरे। और बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिरेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा? 2 और 1 के गैप के बराबर। और इस गैप को चलो मैं डेल्टा E1 बोल लेता हूँ, ठीक। और इसका तरंग दैर्घ्य है लैम्ब्डा 1। एनीवे, दूसरी बामर सीरीज की लास्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 2 है। तो हमको अच्छे पता है कि बामर सीरीज की लास्ट लाइन तब निकलती है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 में गिरे। और बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 में गिरे तो कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा? इनफाइनाइट और 2 के गैप के बराबर। और इनफाइनाइट और 2 के बीच जो गैप है उसको डेल्टा E2 बोल देते हैं, ठीक है। और तीसरा लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट या लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन। तो हमको पता है कि लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन तब निकलेगी जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में गिरे। और बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में गिरे तब कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा? इनफाइनाइट और 1 के गैप के बराबर। और इनफाइनाइट और 1 के जो गैप है उसको मैं डेल्टा E3 मान लेता हूँ, है ना। तो लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन निकलेगी तो डेल्टा E3 इतनी ऊर्जा का फोटोन निकलेगा। तो बस हमको इनके तीनों के तरंग दैर्घ्य में रिलेशन देखना है तो हम ऊर्जा में रिलेशन देखेंगे। तो तुम आराम से बताओ कि बताओ इस गैप और इस गैप को जोड़ दो तो टोटल गैप आ जाएगा ना, है ना। क्लियरली देख सकते हैं कि बताओ इस गैप प्लस इस गैप को जोड़े तो टोटल गैप आ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 को जोड़े तो ये टोटल गैप डेल्टा E3 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, है ना, कि हम लिख सकते हैं कि इस गैप और इस गैप को जोड़े तो टोटल गैप आ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि ये गैप डेल्टा E1 और ये गैप डेल्टा E2 को जोड़ दें तो टोटल गैप में तो डेल्टा E3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 इक्वल डेल्टा E3। बस तुम आराम से बताओ कि डेल्टा E1 क्या है? लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का सॉरी, डेल्टा E1 क्या है? लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन के फोटोन की ऊर्जा, है ना। तो बताओ, फोटोन की ऊर्जा को hc बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो डेल्टा E1 को क्या लिख सकते हैं? hc बाय लैम्डा 1 लिख सकते हैं। डेल्टा E2 बामर सीरीज के लास्ट लाइन के फोटोन की ऊर्जा, तो इसको खोल करके hc बाय लैम्डा 2 लिख सकते हैं। और डेल्टा E3 क्या है? ये लाइमन सीरीज के लास्ट लाइन के फोटोन की ऊर्जा,
तो इस बार भी फोटॉन की ऊर्जा को hc बाय लैम्डा 3 लिख सकते हैं। तो बताओ hc कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 3। तो इनके तरंग दैर्ध्यों में ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपनी शीट में 5 या 6 बार दे रखे हैं, तो घबराना मत, ये तरीका होता है। कि पहले ऊर्जा में रिलेशन निकालो और फोटॉन की ऊर्जा को hc बाय लैम्डा कर दो, तो बस कह सकते हैं कि ये गैप प्लस ये गैप को जोड़ेंगे तो टोटल गैप आएगा, मतलब डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 इक्वल टू डेल्टा E3। तो बस डेल्टा E1 या इस फोटॉन की ऊर्जा को hc बाय लैम्डा 1, डेल्टा E2 को hc बाय लैम्डा 2 और डेल्टा E3 को hc बाय लैम्डा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 3 आएगा। तो इन्हीं चीजों को घुमा फिरा करके पूछे तो तुम इजीली बता सकते हो। हाँ बच्चों देखो, मॉडर्न फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे तो हमने कर लिए। अब मॉडर्न फिजिक्स मतलब बोर्स थ्योरी के एक बहुत कचरा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एटॉमिक कोलिजन या आणविक टक्कर, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लेकिन पहले से बता रहा हूँ कि ये वाला पार्ट टोटली कचरा है, गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मतलब अपने जेई मेन, जे एडवांस, है ना, अपने केवीपीए के एग्जाम इस टाइप से गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, टोटली कचरा है, लेकिन एक बार झेल लेना। एक और चीज कि अगर जेईई एडवांस का बच्चा कोई इस वीडियो को देख रहा है तब तो इसको एक बार झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर मेडिकल का बच्चा कोई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इसको मत देखना, वरना सदमा लग जाएगा, है ना, और तुम्हारे किसी काम भी नहीं आने वाला है, दिमाग में फालतू कचरा घुसेगा। तो कोई मेडिकल का बच्चा देख रहा हो तो प्लीज इसको मत देखना। प्लीज इसको एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी मैंने कचरा इसलिए लिखा है क्योंकि इसको ज्यादा रिवाइज मत करना। कई मूर्ख ये चीज टफ है तो बस पूरे मॉडर्न फिजिक्स में इसी के पीछे पड़ जाएंगे गधों के टाइप से। ठीक है, जबकि ये चीज एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछी जाती है। कोचिंग में तो पूछ लेता है, लेकिन गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम है, जेई मेन, जेई एडवांस, केवीपीआई, ओलंपियाड से गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछता है। ठीक है? तो देखो, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन इस एटॉमिक कोलिजन के पहले एक बार टक्कर के कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जो तुमने 11th में पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ क्योंकि कई मूर्ख तो 11th के रिजल्ट यूज करता हूँ तब भी पूछते हैं कि ये कहाँ से आ गया, है ना। तो एक बार कोलिजन है टक्कर वाला थोड़ा सा जो अपने काम के कंसेप्ट है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, 11th में तुमने सेंट्रोमास के चैप्टर में टक्कर या कोलिजन पढ़ा होगा, है। तो सेंट्रोमास के चैप्टर में हेड ऑन कोलिजन मतलब सम्मुख टक्कर पड़ी होगी, ठीक है। तो उसी का बहुत छोटा सा केस दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि M1 और M2 द्रव्यमान की दो बॉल्स हैं, टक्कर के पहले इसका वेग U1 और इसका वेग U2 है, ठीक है ना। और मान लेते हैं दोनों के बीच सम्मुख टक्कर हो रही है, ठीक है। नहीं तो वही कि M1 M2 द्रव्यमान की बॉल है, टक्कर के पहले इनका वेग U1 और U2 है। तो बताओ दोनों बॉल रिलेटिवली पास आएंगी और उसके बाद दोनों बॉल टकरा जाएंगी, और टक्कर के बाद इनका वेग चेंज हो सकता है। तो टक्कर के बाद इसका वेग v1 और इसका वेग v2। उसके बाद 11th में तुमने ये भी पढ़ा होगा कि टक्कर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको प्रत्यास्थता गुणांक या इंग्लिश में कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो 11th में पढ़ा होगा। ये टक्कर की बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको प्रत्यास्थता गुणांक या कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन ई बोलते हैं। है ना। ये तुमने पढ़ा होगा कि टक्कर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको प्रत्यास्थता गुणांक ई बोलते हैं। नहीं, और ये एक्चुअली जो प्रत्यास्थता गुणांक ई होता है वो टकराने वाली बॉलों के पदार्थ या मटेरियल पर निर्भर करता है। अगर बॉलें रबर की बनी है, पूर्ण प्रत्यास्थ सॉरी, बॉलें रबर की बनी मतलब पूर्ण प्रत्यास्थ मटेरियल से बनी है, तब तो जितनी रिलेटिव चाल से टकराएंगी उतनी रिलेटिव चाल से बाउंस होंगी। तो E इक्वल टू 1 होगा जिसको पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। अगर क्रिकेट जैसी बॉलें हुई या लकड़ी की बॉल हुई, तो जितने रिलेटिव वेग से टकराएगी उससे कम रिलेटिव वेग से बाउंस होगी, तो E लेस देन 1 होगा जिसको आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। और ये भी सुना होगा कि दोनों बॉलें अगर गीली मिट्टी की बनी है
तो फिर दोनों बॉलें टकराएँगी तो सही, लेकिन टकराने के बाद चिपक जाएँगी, मतलब टकराने के बाद बाउंस होंगी ही नहीं, तो उसके लिए E इक्वल टू 0 होगा। तो 11th में पढ़ा होगा कि सम्मुख टक्कर का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्रत्यास्थता गुणांक E, जो टकराने वाली बॉलों की प्रकृति पे निर्भर करती है, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद 11th में तुमने ये भी पढ़ा होगा, है ना, 11th में ये भी पढ़ा होगा कि अगर टक्कर 100% पूर्ण प्रत्यास्थ हो, तब तो टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा में कोई लॉस नहीं होता है, मतलब टक्कर के पहले जितनी गति ऊर्जा है, टक्कर के बाद भी निकाय की कुल गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है ना? 11th में पढ़ा होगा कि टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ हो, तब तो गति ऊर्जा में कोई लॉस नहीं होता है, मतलब टक्कर के पहले जितनी गति ऊर्जा है, टक्कर के बाद भी निकाय की कुल गति ऊर्जा उतनी होती है, कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर टक्कर थोड़ी-सी भी अप्रत्यास्थ हो, तो फिर इस पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस होता है। है ना? 11th में पढ़ा होगा कि टक्कर अगर थोड़ी-सी भी अप्रत्यास्थ हो, तो फिर उस टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस होता है, और कितना होता है उसको तुमने डिटेल में डिराइव किया होगा कि प्रारंभिक गति ऊर्जा निकाली होगी, अंतिम गति ऊर्जा निकाली होगी, और दोनों को घटा करके गति ऊर्जा में लॉस निकाल लिया होगा, और उसको फिर सॉल्व करके सुंदर एक्सप्रेशन में जमाया होगा, तो गति ऊर्जा में लॉस इतना आता है। लेकिन अभी गधों टाइप से पूरी रामायण करने का टाइम नहीं है ना? पूरा डिटेल डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है। इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। है ना? तो ये तुमने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन आगे डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ठीक है? तो ध्यान रखना कि सम्मुख टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस कितना होता है? m1 m2 upon 2 m1 plus m2 u1 minus u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये कोलिजन के चैप्टर का जादुई फॉर्मूला है। ये मैजिकल फॉर्मूला है जिससे बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सम्मुख टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस का जादुई फॉर्मूला क्या होता है? m1 m2 upon 2 m1 plus m2 u1 minus u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, जहाँ ई उस टक्कर का प्रत्यास्थता गुणांक, बस सम्मुख टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस इतनी होती है। ठीक है, सही ना? अब साफ साफ दिख रहा है कि ये साफ साफ दिख रहा है कि टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में जो लॉस हो रहा हो, मेनली 1 माइनस ई स्क्वायर इस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना? साफ साफ दिख रहा है कि टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में जो लॉस है वो मेनली 1 माइनस ई स्क्वायर इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ई के अलग अलग मानों के लिए कब गति ऊर्जा में लॉस ज्यादा होगा और कब निकाय की गति ऊर्जा में लॉस कम होगा, वो देखना है। चलो पहले केस में मान लेते हैं कि बलों की भी टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ है ना? वही तो पहले केस में मान लेते हैं कि दोनों बॉलें रबर की बनी है, मतलब पूर्ण प्रत्यास्थ मटेरियल से बनी है, तो ये दोनों की भी टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ है। और 11th में पढ़ा होगा कि अगर टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ हो तो E इक्वल टू 1 हो जाएगा। और तुम बताओ कि इसमें E इक्वल टू 1 रखेंगे, है ना? इसमें E इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। और 1 माइनस ई स्क्वायर 0 हो जाएगा तो टक्कर के कारण पूरे सिस्टम की गति ऊर्जा में कुल लॉस भी 0 होगा। मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर दोनों बलों की भी टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ हो, तो निकाय की गति ऊर्जा में कोई लॉस नहीं होता, मतलब टक्कर के पहले जितनी गति ऊर्जा टक्कर के बाद भी उतनी है। और ये तो हमने शुरू में लॉजिकली बोल दिया था, है ना? तो अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि दोनों बलों की भी टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो, तो निकाय की गति ऊर्जा में कोई लॉस नहीं होता है, मतलब टक्कर के पहले जितनी निकाय की गति ऊर्जा है, टक्कर के बाद भी निकाय की कुल गति ऊर्जा उतनी होती है, बाकी लॉस बिल्कुल नहीं होता है। अब चलो अब दूसरा एक्सट्रीम लेते हैं। है ना? दूसरा एक्सट्रीम केस लेते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि जो टकराने वाली बॉल है वो बिल्कुल गीली मिट्टी की बनी है ना? ये मान लेते हैं कि टकराने वाली जो बॉलें हैं वो बिल्कुल गीली मिट्टी की बनी है, मतलब टक्कर के बाद बाउंस बिल्कुल नहीं होती,
चिपक करके रह जाती है, मतलब इस बार टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है तो सेकंड केस में मान लेते हैं कि टकराने वाली बॉल गीली मिट्टी की बनी है, जो प्रत्यास्थ बिल्कुल नहीं है, मतलब इस बार टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ है। और ये पढ़ा होगा कि अगर टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ हो तो E इक्वल टू 0 होगा। 11th में पढ़ा होगा कि टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ हो तो E इक्वल टू 0 होगा। और तुम बताओ कि E इक्वल टू 0 रखें तो 1 माइनस ई स्क्वायर अधिकतम होगा। 1 माइनस ई स्क्वायर है यार, तो हम बोल सकते हैं कि टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ हो तो ई 0 होगा। ई 0 होगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर अधिकतम होगा, और 1 माइनस ई स्क्वायर अधिकतम होगा तो पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस भी अधिकतम संभव होगा। और कितना होगा, m1 m2 अपन 2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और E इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब गति ऊर्जा में लॉस इतना होगा, तो बस डायरेक्ट याद रखना कि टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ हो तो गति ऊर्जा में लॉस बिल्कुल 0। अगर टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ हो या E इक्वल टू 0 तो गति ऊर्जा में लॉस अधिकतम संभव होता है ना। और इसमें E इक्वल टू 0 रख देंगे तो गति ऊर्जा में लॉस m1 m2 अपन 2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, बाकी 1 माइनस ई स्क्वायर तो 1 हो जाएगा अधिकतम। और चलो अब तीसरा केस लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि जो टकराने वाली बॉल है वो न तो रबर की है, मतलब पूर्ण प्रत्यास्थ है, और न गीली मिट्टी की है, मतलब पूर्ण अप्रत्यास्थ है। इस बार बॉल मान लेते हैं लकड़ी की बनी हुई है, जो आंशिक अप्रत्यास्थ है। ये तुमने 11th में पढ़ा होगा कि टकराने वाली बॉल क्रिकेट जैसी बॉल हो, मतलब आंशिक अप्रत्यास्थ हो तो अब जो E होगा वो 0 और 1 के बीच होगा, मतलब 0.2 0.5 0.7 ऐसा होगा। और तुम बताओ कि E जो है वो 0 और 1 के बीच है, तो इस बार गति ऊर्जा में लॉस अधिकतम संभव भी नहीं होगा और न्यूनतम भी नहीं होगा। इस बार गति ऊर्जा में लॉस मध्यम होगा, है ना। बस ये चीज 11th में हमने चमका कर बताई थी, लेकिन कई लोगों को याद नहीं रहता है। फिर भी ये तो आगे ध्यान रखना है यार, ये आगे डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी बोलो कि भी सम्मुख टक्कर हो तो टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस का जादुई फॉर्मूला m1 m2 अपन 2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। मतलब टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में जो लॉस है वो मेनली प्रत्यास्थता गुणांक ई पर निर्भर करता है। डायरेक्ट याद रखना कि टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, ई इक्वल टू 1 हो तो गति ऊर्जा में लॉस न्यूनतम मतलब 0। अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है, E इक्वल टू 0 तो गति ऊर्जा में लॉस अधिकतम होगा। और अगर आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर हो तो फिर टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस 0 भी नहीं होगा, अधिकतम भी नहीं होगा, मध्यम होगा। तो ये कंसेप्ट देख लिया बस। अब हम परमाणु टक्कर के कचरा क्वेश्चन को निपट सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया है ना। इसकी लैंग्वेज यहाँ लिख दी है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं जैसे अभी क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन शुरू में अपनी ग्राउंड स्टेट में है ना, दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु है जो शुरू में विरामावस्था में और इलेक्ट्रॉन शुरू में अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब हमको दे रखा है कि अब उतने ही द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन है। हमको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। मतलब हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान m बोले तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग m बोल सकते हैं। तो हमको दे रखा है कि लगभग उतने ही द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन है और ये u वेग से इस हाइड्रोजन परमाणु से टकरा रहा है। और हमको पता है कि ये u वेग से टकरा रहा है ना, तो टकराते टाइम इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। और इसको के नॉट बोल रखा है, ये हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु तो शुरू में विराम अवस्था में और एक न्यूट्रॉन हाफ एम यू स्क्वायर को के नॉट बोल सकते हैं ना। तो एक न्यूट्रॉन के नॉट की गति ऊर्जा के साथ इस हाइड्रोजन परमाणु से सम्मुख टक्कर करता है, सही है। तो वही हाइड्रोजन रुका हुआ है और न्यूट्रॉन हाफ एम यू स्क्वायर है के नॉट की गति ऊर्जा से इस हाइड्रोजन परमाणु से सम्मुख टक्कर करता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज हमको क्वेश्चन में दी होती है, नहीं दी हो तो हमको मूर्खों टाइप से माननी होती है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है उसमें हमको यही मानना होता है कि टक्कर के दौरान निकाय की गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है ना।
और ऐसे क्वेश्चन में हम बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि टक्कर के दौरान निकाय की गति ऊर्जा में जितना भी लॉस हो रहा है, वो सारा का सारा लॉस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में खर्च हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का मेन पार्ट है, तो इसमें ये मानना है कि टक्कर के दौरान निकाय की गति ऊर्जा में जितना भी लॉस हो रहा है, वो सारा का सारा लॉस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में खर्च हो रहा है। तो बस हमको के नॉट के अलग-अलग मान दे रखे हैं। के नॉट के अलग-अलग मानों के अनुसार टक्कर किस प्रकार की होगी वो हमको चेक करना है। ये तो पहले पार्ट में हमको दे रखा है कि न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा मतलब के नॉट 14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। दूसरे पार्ट में दे रखा है कि न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा के नॉट 20.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तीसरे में 22 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है और चौथे में 24.18 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो हमको पूछा है कि के नॉट के अलग-अलग मानों के अनुसार टक्कर किस प्रकार की होगी, मतलब किस केस में टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होगी, किस में टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ होगी, किस में टक्कर आंशिक अप्रत्यास्थ होगी, ये सब हमको देखना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखना। तो ये हमको दे रखा है कि वो हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें शुरू में इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान m मान लेते हैं और शुरू में बेचारा विरामावस्था में है। अब देखो, लगभग उतने ही द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन है ना, लगभग उतने ही द्रव्यमान का न्यूट्रॉन है और ये u वेग से इस हाइड्रोजन परमाणु से टकरा रहा है और टक्कर के पहले इसका वेग u है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, सॉरी, टक्कर के पहले न्यूट्रॉन का वेग u है, तो इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। और इस न्यूट्रॉन की जो प्रारंभिक गति ऊर्जा है इसको के नॉट बोला है, तो इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा हाफ एम यू स्क्वायर होगी और हाफ एम यू स्क्वायर को इन्होंने के नॉट बोल रहा है। ठीक। तो ये हाइड्रोजन परमाणु तो शुरू में विराम में था और उतने ही द्रव्यमान का न्यूट्रॉन जो है वो यू वेग से इससे सम्मुख टक्कर करता है और ये टक्कर किसी भी प्रकार की हो सकती है। चलो इस टक्कर का प्रत्यास्थ गुणांक ई मान लेते हैं। तो बस हमको पूछा है कि के नॉट के अलग-अलग मानों के अनुसार टक्कर कैसी होगी वो देखना है। तो चलो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन रुका हुआ है और न्यूट्रॉन यू वेग से इससे सम्मुख टक्कर कर रहा है और चलो अभी मान लेते हैं कि टक्कर प्रत्यास्थ भी हो सकती है, अप्रत्यास्थ भी हो सकती है। चलो मान लेते हैं कि इस टक्कर का प्रत्यास्थता गुणांक ई है ना? बस हमको पता है कि टक्कर थोड़ी बहुत अप्रत्यास्थ हो सकती है ना? और हमको पता है कि सम्मुख और थोड़ी बहुत भी अप्रत्यास्थ टक्कर हो, तो इस टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस कितना होता है? m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक मिनट, इसमें 1 माइनस ई स्क्वायर लिखना भूल गया। ये सॉरी, ठीक है, वही मान लेते हैं कि हाइड्रोजन रुका हुआ है, न्यूट्रॉन यू वेग से टकरा रहा है। तो टक्कर प्रत्यास्थ भी हो सकती है, अप्रत्यास्थ भी हो सकती है। चलो जनरल केस के लिए इसका प्रत्यास्थता गुणांक ई मान लेते हैं। बस हमको अपने कोलिजन के कंसेप्ट से पता है ना भाई? हमको कोलिजन के कंसेप्ट से पता है, ये तो हमको डायरेक्ट पता है कि इस सम्मुख टक्कर के कारण पूरे सिस्टम की गति ऊर्जा में लॉस कितना हो सकता है, m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये पहले बता चुका हूं ना, ये तो हम पक्का बोल सकते हैं। ये हम पक्का बोल सकते हैं कि अपनी कोलिजन के कंसेप्ट के अनुसार या अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार, है ना, बोल सकते हैं कि अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इन दोनों की भी टक्कर होगी, तो गति ऊर्जा में लॉस कितना होगा, m1 m2 upon 2 m1 plus m2 u1 minus u2 का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। चलो मान रखते हैं, तो m1 इसका द्रव्यमान m, m2 इसका भी द्रव्यमान m upon 2, m1 plus m2 की जगह m plus m, u1 minus u2, तो u1 की जगह u माइनस u2 0 का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो ये m स्क्वायर हो गया और नीचे 2 इंटू 2m 4m, एक m से एक m कैंसिल हो गया। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करोगे, है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस टक्कर के कारण पूरे सिस्टम की गति ऊर्जा में लॉस कितना आएगा, 1/4 mu स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इतनी तो जोड़ बाकी कर सकते हो ना कि 2 इंटू 2m 4m हो गया,
एक m कैंसल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आगे इसको सॉल्व करोगे, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो इस टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस कितना आएगा? 1/4 mu² into 1 माइनस e² ही आएगा। बताओ 1/4 mu² को हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ mu² का आधा इंटू 1 माइनस e²। अब तुम बताओ हाफ mu² क्या है? न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा k नॉट है तो हाफ mu² को हम न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा k नॉट लिख दें, तो इस निकाय की गति ऊर्जा में लॉस कितना आ जाएगा? k नॉट बाय 2 इंटू 1 माइनस e²। बस हम कह सकते हैं अपने कोलिजन के कंसेप्ट के अनुसार या अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार टक्कर के कारण इस पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस कितना होगा? हाफ mu² इंटू 1 माइनस e²। क्या बोल गया, सॉरी, कि पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस कितना होगा? 1/4 mu² इंटू 1 बाय माइनस e²। या इसको हम k नॉट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? k नॉट बाय 2 इंटू 1 माइनस e²। पूरे निकाय की गतिज ऊर्जा में लॉस इतना होगा। बस अब हमको देखना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इस टक्कर के कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस इतना आ गया ना, तो हमको देखना है कि गति ऊर्जा में न्यूनतम संभव लॉस कितना होगा और अधिकतम संभव लॉस कितना होगा, वो देखना है। उससे हम पता कर पाएंगे कि गति ऊर्जा में लॉस कहाँ से कहाँ के बीच होगा, वो पता लगा सकते हैं। तो सभी हमने देख लिया कि कोलिजन के कंसेप्ट के अनुसार या क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार टक्कर के दौरान इस पूरे निकाय की गति ऊर्जा में लॉस कितना होगा? k नॉट बाय 2 इंटू 1 माइनस e²। अब हमको देखना है कि गति ऊर्जा में अधिकतम और न्यूनतम संभव लॉस कितना होगा, वो देखना है। चलो पहले गति ऊर्जा में न्यूनतम लॉस देखना है, तो वो हम पहले देख चुके हैं ना, है ना? पहले देख चुके हैं तो हमको अच्छे ही पता है कि अगर इन दोनों के बीच टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो तो गति ऊर्जा में लॉस न्यूनतम होगा और कितना होगा? बिल्कुल 0। या चाहो तो मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली भी कर सकते हो। यदि इनके बीच टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो तो E इक्वल टू 1 होगा। E 1 रखेंगे तो 1 माइनस e² 0, मतलब गति ऊर्जा में लॉस 0 होगा, तो बोल सकते हैं कि अगर टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ हो तो निकाय की गति ऊर्जा में लॉस न्यूनतम होगा और बिल्कुल 0। अब गति ऊर्जा में अधिकतम लॉस कब होगा, वो देखना है, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं कि टक्कर के दौरान अधिकतम लॉस कब होता है? जब टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ हो, है ना? उनको पता है कि अगर दोनों के बीच टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ हो तो E इक्वल टू 0 होगा, और E इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस e² अधिकतम होगा, मतलब गति ऊर्जा में लॉस भी अधिकतम होगा। और तुम बताओ इसमें E इक्वल टू 0 रख दें तो 1 माइनस e² 1 हो जाएगा, तो गति ऊर्जा में लॉस अधिकतम होगा k नॉट बाय 2। तो देखो ये तो मैं मूर्खों के टाइप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आगे तुमको डायरेक्ट आना चाहिए, सही है ना? कि टक्कर के कारण पूरे सिस्टम की गति ऊर्जा में लॉस इतना हो रहा है, अधिकतम और न्यूनतम लॉस देखना है तो डायरेक्ट आना चाहिए कि निकाय की गति ऊर्जा में न्यूनतम लॉस तब होगा जब टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ हो, और टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ हो तो गति ऊर्जा में लॉस न्यूनतम होगा बिल्कुल 0, और गति ऊर्जा में लॉस अधिकतम तब होगा जब टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर हो। अगर टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर हो तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो तब गति ऊर्जा में लॉस अधिकतम संभव होगा और k नॉट बाय 2। तो बस तुम आराम से बताओ कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार, है ना, मिटा देता हूँ, ये तो आराम से बताओ कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इन दोनों की टक्कर के कारण, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इन दोनों की जो टक्कर होगी उसके कारण पूरे निकाय की गति ऊर्जा में न्यूनतम लॉस 0 होगा और अधिकतम k नॉट बाय 2 होगा। मतलब वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार टक्कर के दौरान निकाय की गति ऊर्जा में जो भी लॉस होगा वो 0 से k नॉट बाय 2 के बीच होगा। ये तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार टक्कर के कारण निकाय की गति ऊर्जा में लॉस न्यूनतम 0 हो सकता है और अधिकतम k नॉट बाय 2 हो सकता है। मतलब टक्कर के कारण गति ऊर्जा में जितना भी लॉस होगा 0 से k नॉट बाय 2 के बीच कितना भी हो सकता है। तो ये चीज हमारे पास आ गई है, तो एक चीज तो आ गई कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो टक्कर के कारण निकाय की गति ऊर्जा में लॉस 0 से k नॉट बाय 2 के बीच कितना भी हो सकता है डेटा। ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार है, लेकिन साथ में माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स के भी कंसेप्ट लगाने होंगे, तो ध्यान रखना कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो टक्कर के कारण निकाय की ऊर्जा में लॉस 0 से k नॉट बाय 2 के बीच कितना भी हो सकता है, लेकिन
अब एक क्वांटम मैकेनिक्स की भी कंडीशन हमको देखनी होगी। देखो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है ना? इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि टक्कर के कारण ऊर्जा में जितना भी लॉस हो रहा है, वो सारा के सारा लॉस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में खर्च हो रहा है ना? क्वेश्चन में हमको दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि टक्कर के दौरान निकाय की गति ऊर्जा में जितना भी लॉस हो रहा है, वो सारा का सारा लॉस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में खर्च हो रहा है। और हमने बोर्स थ्योरी में, क्वांटम मैकेनिक्स में क्लियरली पढ़ा था कि बताओ ग्राउंड है ना, हाइड्रोजन की बात करें तो हमने क्लियरली पढ़ा था कि हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करना है तो जो मर्जी में हो वो मान नहीं दे सकते। ठीक, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए या तो हमको 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा देनी होगी, या फिर 12.09, या फिर 12.75 या 13.06, इन्हीं में से ही कुछ देनी पड़ेगी। अगर इनके बीच की कुछ ऊर्जा दे दी, जैसे 10.5, ठीक है ना, 12.8, ऐसी कोई ऊर्जा दे दी तो इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, है ना? बस ये ध्यान रखना कि क्लासिकल मैकेनिक्स को देख लिया, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को भी देखना होगा, है ना? और हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि टक्कर के कारण निकाय की गति ऊर्जा में जितना भी लॉस हो रहा है, वो सारा के सारा लॉस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में जा रहा है। और हमको पता है कि फिर हमको पता है कि ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए तुम्हारी जो मर्जी में वो ऊर्जा नहीं दे सकते। हमको पता है हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए या तो हमको 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा देनी होगी, या फिर 12.09, या फिर 12.75, या फिर 13.06, या इन्हीं में से ही कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर इनके अलावा कोई और ऊर्जा दे दी, जैसे कि 11 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 12.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, कोई और ऊर्जा दे दी, तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं। ठीक, हाँ। तो ये सेकेंड चीज भी क्लियर होनी चाहिए यार, है ना? वही क्वेश्चन में दे रखा है कि निकाय, सॉरी, क्वेश्चन दे रखा है कि टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में जितना भी लॉस हो रहा है, वो सारा सारा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में खर्च हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि चूंकि, हम बोल सकते हैं कि चूंकि ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए हमको या तो 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, या फिर 12.09, या 12.75, या 13.06, इन्हीं में से कुछ ऊर्जाएं देनी होंगी। बस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में इन्हीं में से कुछ ऊर्जाएं देनी पड़ेंगी। मतलब पक्का है कि टक्कर के कारण निकाय की गति ऊर्जा में जो लॉस होगा उनके भी मान केवल ये ही संभव है, इनके बीच वाले कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, मैंने तो लिख दिया है कि ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में केवल ये ऊर्जा ही दे सकते हैं। ठीक है ना, इनके बीच वाली ऊर्जाएं नहीं दे सकते। इसलिए टक्कर के कारण निकाय की गति ऊर्जा में जो लॉस हो रहा उनके भी केवल ये यही मान संभव है, जो मर्जी में वो मान संभव नहीं है ना? तो बस अब हम पक्का बोल सकते हैं, सही है ना? तो अब हम पक्का बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की, है ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो इस टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में जो भी लॉस है वो 0 से k0/2 के बीच कितना भी हो सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये पूरी निकाय की गति ऊर्जा में जो लॉस है वो या तो 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगा, या फिर 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगा, या फिर 12.75 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, या फिर 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और अगर ये मान संभव नहीं हुए तो फिर गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, मतलब जीरो होगा। ठीक है, तो बस ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बस पक्का बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो टक्कर के दौरान जो भी गति ऊर्जा में लॉस है वो 0 से k0/2 के बीच इतना भी हो सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में जो लॉस होगा वो या तो 10.2 होगा, या 12.09 होगा, या 12.75 होगा, या 13.06, इन्हीं में से ही कुछ होगा। बस अब हम सारे पार्ट कर सकते हैं ना। बस क्लासिकल मैकेनिक्स का भी सॉल्यूशन हमको पता चल गया, क्वांटम मैकेनिक्स का ही पता चल गया। अब जहां दोनों के सॉल्यूशन मैच करेंगे वही अपना करेक्ट
आंसर होगा, ठीक है? बस अब हम अपने सारे पार्ट को इजीली कर सकते हैं। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इधर देखो फर्स्ट पार्ट पे हमको दे रखा है ना? फर्स्ट पार्ट पे हमको दे रखा है कि टकराने वाले न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा k नॉट इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो बस इसके हाइड्रोजन से टक्कर हो तो गति ऊर्जा में लॉस होगा या नहीं होगा वो देखना है। बस हम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के रिजल्ट को मैच कराएंगे, ठीक है? तो वही फर्स्ट पार्ट में टकराने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा k नॉट इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट थी। अब तुम आराम से बताओ ये तुम आराम से बताओ कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो टक्कर के दौरान जो भी गति ऊर्जा में लॉस होगा वो 0 से k नॉट बाय 2 के बीच कितना भी हो सकता है। तो 0 से k नॉट इतना है तो k नॉट बाय 2 कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। सही है ना यार? 0 से लेकर के k नॉट 14 है तो k नॉट बाय 2 कितना हो गया 7। तो बस बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में जो भी लॉस है वो 0 से k नॉट बाय 2 के बीच कितना भी हो सकता है। तो 0 से k नॉट बाय 2 करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बस बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में जो भी लॉस है वो 0 से 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच कुछ भी हो सकता है। लेकिन साथ में क्वांटम मैकेनिक्स भी है और हमको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में जो भी लॉस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में खर्च हो रहा है ना। इसे क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में जो भी लॉस है उसके कुछ ही मान संभव है, या तो 10.2 होना चाहिए या फिर 12.09 या फिर 12.75 या 13.06, इन्हीं में से कोई मान संभव है। बस आराम से बताओ कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो गति ऊर्जा में लॉस 0 से 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होना चाहिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में लॉस या तो 10.2 या 12.09 या फिर 12.75, इन्हीं में से कुछ होना चाहिए। बस तुम आराम से बताओ, तुम देखते बताओ कि इनमें से कोई भी मान इस रेंज में फिट हो रहा है क्या? देखते बताओ कि 10.2 12.09, तो बताओ इनमें से कोई भी मान इस रेंज में हो तो 0 से 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच कोई फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये तो साफ-साफ बोल सकते हैं, है ना? साफ-साफ बोल सकते हैं कि इस बार इनमें से कोई भी मान इस रेंज में फिट नहीं हो रहा है। और तुम बताओ कोई भी मान इस रेंज में फिट नहीं हो रहा है मतलब गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं, है ना? तुम बताओ कि 0 से 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जितना गति ऊर्जा में लॉस हुआ, तो बताओ इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ये 0 से 7 के बीच जैसे 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हुआ गतिज ऊर्जा में लॉस, तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं, ठीक है? बस पक्का बोल सकते हैं कि इस केस में टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल 0 होगा। है तो हमने कैसे किया समझ गए? तो बिल्कुल सिंपल कि फर्स्ट पार्ट में k नॉट 14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो बताओ क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो गति ऊर्जा में लॉस 0 से k नॉट बाय 2 के बीच होना चाहिए, मतलब 0 से 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होना चाहिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में जो भी लॉस है वो या तो 10.2 या 12.09 या 12.75, इन्हीं में से कुछ होना चाहिए। तो बताओ इनमें से कोई भी मान 0 से 7 के बीच आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। बताओ कोई भी मान इस रेंज में फिट नहीं बैठ रहा है। कोई भी मान इस रेंज में फिट नहीं बैठ रहा है मतलब इस बार गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं, होगा ही नहीं मतलब बिल्कुल 0 होगा। और तुम बताओ कि इस बार, है ना, इस बार टक्कर के कारण गति ऊर्जा में लॉस बिल्कुल, है ना, इस बार टक्कर के कारण गति ऊर्जा में लॉस बिल्कुल 0 हो रहा है, मतलब कंफर्म है कि टक्कर कैसी होगी? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होगी, ये बोल सकते हैं। है ना, बोल सकते हैं कोई मान इस रेंज में फिट नहीं बैठ रहा है मतलब इस बार टक्कर के दौरान निकाय की गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं। और बताओ निकाय की गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं तो बताओ टक्कर कैसी होगी? पूर्ण प्रत्यास्थ होगी, ठीक है? तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं मतलब टक्कर के कारण निकाय की गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं। और निकाय की गति ऊर्जा में लॉस बिल्कुल 0 हो रहा है, मतलब इस बार न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन की भी टक्कर निश्चित रूप से, इस बार हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन की भी टक्कर निश्चित रूप से 100% पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होगी।
तो इस बार टक्कर 100% पूर्ण प्रत्यास्थ होगी क्योंकि गति ऊर्जा में लॉस हो ही नहीं रहा है, सही है ना? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि फर्स्ट पार्ट में तुम चेक करोगे तो ये वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। फर्स्ट पार्ट में निकाय की गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं, मतलब टक्कर निश्चित रूप से 100% पूर्ण प्रत्यास्थ होगी। चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि, है ना, ये वाला कहाँ चला गया, सॉरी, ये सेकेंड पार्ट है। 20.4 है यार, 20.4। हाँ, तो सेकेंड पार्ट में देखना, तो सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि इस बार टकराने वाले न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा k नॉट 20.4 है ना। तो सेकेंड पार्ट में इस बार टकराने वाले न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा 20.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। इस केस में टक्कर कैसी हो सकती है वो देखना है। बस यहाँ भी वही, सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स देखते हैं। तो हमको पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो गति ऊर्जा में लॉस 0 से k नॉट बाय 2 के बीच कितना भी हो सकता है। बताओ, k नॉट 20.4 है तो k नॉट बाय 2 कितना हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो गति ऊर्जा में लॉस 0 से लेकर के 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच कितना भी हो सकता है ना। ध्यान रखना कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो टक्कर के दौरान निकाय की गति ऊर्जा में लॉस 0 से 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच कितना भी हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 10.2 इतना भी हो सकता है, सही है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो निकाय की गति ऊर्जा में लॉस 0 से 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच कितना भी हो सकता है। लेकिन साथ में क्वांटम मैकेनिक्स भी है, और हमको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में लॉस या तो 10.2 होगा या फिर 12.09 होगा या फिर 12.75 होगा या 13.06 होगा। केवल यही मान संभव है। तो तुम बताओ कि इस बार इनमें से कोई भी मान इस रेंज में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 10.2 फिट हो रहा है ना। ध्यान रखना कि इनमें से कौन सा मान है, 10.2 जो मान है उस रेंज में फिट हो रहा है, मतलब कंफर्म है कि, है ना, कंफर्म है कि इस बार टक्कर में गतिज ऊर्जा में लॉस हो सकता है ना। तो बताओ 10.2 इस परास में आ रहा है ना, तो बताओ 10.2 इस परास में फिट बैठ रहा है, तो कंफर्म है कि, है ना, तो कंफर्म है कि इस टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है। और कितना हो सकता है, केवल 10.2 ही हो सकता है, तो पक्का है इस प्रोसेस के दौरान गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है। और कितना हो सकता है, 10.2 हो सकता है। और तुम बताओ कि इस बार एक मान इस रेंज में फिट बैठ रहा है ना, मतलब कंफर्म है कि इस बार इस टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस 10.2 हो सकता है। और गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है, मतलब इस बार टक्कर अप्रत्याशित संभव है। लेकिन तुम बताओ कि अगर गति ऊर्जा में लॉस होगा तो केवल 10.2 ही होगा, और तो कोई संभव नहीं है ना कि अगर गति ऊर्जा में लॉस होगा तो 10.2 ही होगा। और तुम बताओ कि अगर गति ऊर्जा में लॉस 10.2 होगा तो फिर गति ऊर्जा में अधिकतम संभव लॉस हो रहा है। और बताओ, अधिकतम संभव लॉस हो रहा है मतलब टक्कर पूर्ण अप्रत्याशित होनी चाहिए, है ना। तो कंफर्म है कि इस बार गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है, अगर होगा तो केवल 10.2। और इस बार गति ऊर्जा में अधिकतम संभव लॉस हो रहा है 10.2, तो इस रेंज का मैक्सिमम है ना। अधिकतम संभव गति ऊर्जा में लॉस हो रहा है मतलब टक्कर पूर्ण अप्रत्याशित टक्कर हो सकती है। और तुम बताओ कि अगर गति ऊर्जा में लॉस 10.2 नहीं हुआ, उसकी जगह 10 9 8 7 6 ऐसा कुछ हुआ, तो फिर ये मान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, मतलब ये भी संभव है कि गति ऊर्जा में लॉस हो ही नहीं। और गति ऊर्जा में लॉस हो ही नहीं तो टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ भी हो सकती है। तो बस इस बार दो केसेस हैं, है ना, इस बार दो केसेस हैं कि अगर गति ऊर्जा में लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तब तो टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर होगी। या गति ऊर्जा में लॉस 10.2 के अलावा कुछ हुआ जैसे कि 9 8 7 6, तो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा ही नहीं, मतलब तब फिर वो गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं। और होगा ही नहीं हो तो टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ भी संभव है। तो बस इस बार दोनों संभव है। अगर गति ऊर्जा में लॉस 10.2 हुआ तो पूर्ण अप्रत्यास्थ, और अगर गति ऊर्जा में लॉस का कोई और मान हुआ तो फिर वो गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं।
तब टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ बस इस बार टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ हो सकती है या फिर पूर्ण प्रत्यास्थ हो सकती है। आंशिक अप्रत्यास्थ संभव नहीं है, ठीक है। और उसमें भी अ, इसके चांस तो बहुत ही कम है। बताओ गति ऊर्जा में लॉस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो पूर्ण प्रत्यास्थ ही होगा। 10.2 हो तो पूर्ण अप्रत्यास्थ होगा ना। मतलब इस बार पूर्ण प्रत्यास्थ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 99.99% है। पूर्ण अप्रत्यास्थ के चांसेस बहुत ही कम है, 0.01%, बहुत ही कम है, ठीक। चलो बाकी पार्ट तो भी इजीली कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखना। थर्ड पार्ट में न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा 22 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तब टक्कर कैसी होगी वो देखना है। बस यहाँ भी हुई। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो गति ऊर्जा में जो भी लॉस होगा वो 0 से k नॉट बाय 2 के बीच कितना भी हो सकता है। तुम बताओ k नॉट बाई से तो k नॉट बाय 2 कितना हो गया, 11। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में जो भी लॉस है वो 0 से लेकर के 11 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच रेंडमली कुछ भी हो सकता है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसके बीच कितना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन साथ में क्वांटम मैकेनिक्स भी है ना। ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स भी है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में लॉस के कुछ ही मान संभव है, या तो 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट या फिर 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट या 12.75 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इन्हीं में से कुछ मान संभव है। बस अगेन बताओ, है ना, कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो गति ऊर्जा में लॉस 0 से 11 के बीच कितना भी हो सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में लॉस या तो 10.2 या फिर 12.09 या 12.075, इन्हीं में से कुछ संभव है। तो देखते ही बताओ कि इनमें से कोई मान इस रेंज में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ना। ये वाला मान, इस बार ये वाला मान इस रेंज में फिट बैठ रहा है ना। इसमें ये वाला मान मतलब कौन सा, 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये वाला मान इस रेंज में फिट बैठ रहा है। मतलब पक्का है कि अगर इस टक्कर में गति ऊर्जा में लॉस हुआ तो केवल 10.2 ही संभव है। बाकी मानों को तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता ही नहीं है। तो बस पक्का बोल सकते हैं, है ना, कि अगर इस टक्कर में गति ऊर्जा में लॉस हुआ तो केवल 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट यही संभव है। ये नहीं हुआ तो फिर गति ऊर्जा में लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। बस बोल सकते हैं कि इसमें 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इस रेंज के अंदर आ रहा है। मतलब कंफर्म है कि इस बार निकाय की गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है ना। बोल सकते हैं कि टक्कर के दौरान इस निकाय की गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है, और अगर होगा तो केवल 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ही होगा। और गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है मतलब टक्कर अप्रत्यास्थ हो सकती है। एक और चीज, ये रेंज 10.2 जो माने इस रेंज में फिट बैठ रहा है, मतलब इस टक्कर के दौरान निकाय की गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है। और अगर गति ऊर्जा में लॉस हुआ तो केवल 10.2 ही संभव है। अब बताओ, इस बार गति ऊर्जा में लॉस 10.2 होगा ना। अगर गति ऊर्जा में लॉस होगा तो 10.2 होगा। तो 10.2 इस रेंज के मैक्सिमम के भी बराबर नहीं है और मिनिमम के बराबर भी नहीं है। मतलब इस बार अगर गति ऊर्जा में लॉस होगा तो वो अधिकतम संभव नहीं होगा, अधिकतम संभव से कम होगा। इसलिए टक्कर आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर होगी। तुम बताओ, जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें तो गति ऊर्जा में लॉस अगर होता तो 10.2 होता, जो इस रेंज के मैक्सिमम के बराबर था ना। मतलब पिछले एग्जाम्पल में अगर गति ऊर्जा में लॉस होता तो मैक्सिमम संभव होता, अधिकतम संभव लॉस होता था, इससे पूर्ण अप्रत्यास्थ। लेकिन इस बार अगर गति ऊर्जा में लॉस होगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगा, जो इस रेंज के मैक्सिमम से थोड़ा कम है। मतलब अगर गति ऊर्जा में लॉस होगा 10.2 होगा, जो कि मैक्सिमम से कम है ना, इसलिए इस बार टक्कर है, इसलिए इस बार गति ऊर्जा में अधिकतम संभव लॉस नहीं, उससे थोड़ा कम होगा, इससे टक्कर आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर होगी, ठीक है। इस बार टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ नहीं हो सकती, इस बार टक्कर आंशिक अप्रत्यास्थ होगी। ये तो बोल सकते हैं कि अगर गति ऊर्जा में लॉस हुआ तो 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगा,
जो इस रेंज के मैक्सिमम के बराबर नहीं है, मतलब अगर गति ऊर्जा में लॉस होगा तो अधिकतम संभव नहीं होगा, अधिकतम संभव से कम होगा, और ऊर्जा में लॉस अधिकतम संभव से कम है, तो कंफर्म है कि अगर टक्कर अप्रत्यास्थ होगी तो आंशिक अप्रत्यास्थ होगी। ठीक है? या दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर, फिर दूसरा ये भी केस पॉसिबल है कि गति ऊर्जा में लॉस 10.2 के अलावा कुछ हो, जे 10.9 ऐसा कुछ हो, और अगर गति ऊर्जा में लॉस 10.9 ऐसा कुछ हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, और एक्सेप्ट करेगा ही नहीं मतलब तब गति ऊर्जा में लॉस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और लॉस बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो तब टक्कर कैसी होगी? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होगी। ये तो बस कंफर्म बोल सकते हैं कि इस केस में टक्कर या तो आंशिक अप्रत्यास्थ होगी या पूर्ण अप्रत्यास्थ होगी। क्या बोल गया, सॉरी, इस बार टक्कर या तो आंशिक अप्रत्यास्थ होगी या फिर पूर्ण प्रत्यास्थ होगी। ठीक, हाँ, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर इसमें संभव नहीं है ना, ये देख लिया। चलो, अब लास्ट एग्जाम पार्ट लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमको दे रखा है कि टकराने वाले न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा 24.18 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। बस यहाँ भी वही कि पहले क्लासिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट देखते हैं। तुम बताओ कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो टक्कर के दौरान जो भी गति ऊर्जा में लॉस है वो 0 से k नॉट बाय 2 के बीच कितना भी हो सकता है। k नॉट 24.18 है, तो k नॉट बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया? 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो बताओ, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो गति ऊर्जा में जो भी लॉस होगा वो 0 से लेकर के 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच कुछ भी हो सकता है, सही है ना? तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार टक्कर के कारण गति ऊर्जा में जो भी लॉस होगा वो 0 से 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच कितना भी हो सकता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12.09 कितना भी हो सकता है इनके बीच में। ठीक है ना? लेकिन साथ में क्वांटम मैकेनिक्स भी है ना? और बताओ, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में लॉस का जो चाहे वो मान संभव नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में लॉस या तो 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो सकता है, या फिर 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो सकता है, या फिर 12.75 या 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इन्हीं में से कोई एक इन्हीं में से ही कुछ मान संभव है। या तो बस क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में लॉस 0 से 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार गति ऊर्जा में लॉस की केवल ये ही मान संभव है। तो तुम बताओ कि इस बार इनमें से कौन-कौन से मान इस रेंज में फिट बैठ रहे हैं, बताओ। एक तो 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भी है ना, एक तो 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भी इस रेंज में फिट बैठ रहा है, और एक ये 12.09 भी इस रेंज में फिट बैठ रहा है। मतलब कंफर्म है ना, दो मान फिट बैठे हो तो कंफर्म है कि इस बार भी टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है, और अगर हुआ तो 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट या फिर 12.09, ये दोनों ही संभव है। ठीक है? और बताओ, गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है मतलब टक्कर अप्रत्यास्थ हो सकती है। ये तो बोल सकते हैं कि दो मान इस रेंज में फिट बैठे ना, मतलब बोल सकते हैं कि इस टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस हो सकती है, लेकिन अगर गति ऊर्जा में लॉस हुई तो उसकी या तो गति ऊर्जा में लॉस 10.2 होगा या फिर 12.09, ये दोनों ही संभव है। तो चलो पहले मान लेते हैं, इस टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो सकती है ना, तो मान लेते हैं कि इस टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गई। तो तुम बताओ कि गति ऊर्जा में लॉस अगर 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गई, तो बताओ ये जो गति ऊर्जा में लॉस है वो इस परास के अधिकतम संभव मान से कम है, मतलब इस बार टक्कर में जो गति ऊर्जा में लॉस हो रहा है वो अधिकतम संभव मान से कम लॉस हो रहा है, और अधिकतम संभव मान से कम लॉस हो रहा है, इससे टक्कर आंशिक अप्रत्यास्थ है। तो बोल सकते हैं कि अगर गति ऊर्जा में लॉस 10.2 हुआ तो वो अधिकतम संभव लॉस से कम है, इससे इस बार टक्कर आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर हो सकती है। उसके बाद बताओ, गति ऊर्जा में लॉस का इस बार एक और मान संभव है, कौन सा?
12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और तुम बताओ कि अगर गति ऊर्जा में लॉस 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गया, तो ये जो लॉस है वो तो इस परास के मैक्सिमम के बराबर है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हुआ, तो बताओ ये तो टक्कर के दौरान ऊर्जा में अधिकतम संभव लॉस है। और बताओ तब टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में अधिकतम संभव लॉस होगा, मतलब टक्कर कैसी होगी? पूर्ण अप्रत्याश टक्कर होगी। है तो बस बोल सकते हैं कि इस बार 2 मान फिट बैठे तो बस पक्का बोल सकते हैं कि टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस हो सकता है, या तो 10.2 हो सकता है 12.09। अगर टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस 10.2 हुआ, तो तब जो गति ऊर्जा में लॉस है वो अधिकतम संभव लॉस से कम है, और अधिकतम संभव लॉस से कम है मतलब तब टक्कर आंशिक अप्रत्याश टक्कर होगी। और गति ऊर्जा में लॉस अगर 12.09 हुआ, तो ये इस रेंज के मैक्सिमम के बराबर है, मतलब तब अधिकतम संभव लॉस होगा। और अधिकतम संभव लॉस होगा मतलब तब टक्कर पूर्ण अप्रत्याश होगी। और तुम बताओ कि अगर ऊर्जा में लॉस न तो 10.2 और न 12.09, कुछ और हुआ, 8, 7, 6, 9 ऐसा कुछ और हुआ, तो कोई और जो ऊर्जा में लॉस है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। मतलब तब निकाय की गति ऊर्जा में लॉस 0 हो जाएगा। और अगर गति ऊर्जा में लॉस 0 हुआ, तो टक्कर पूर्ण तो टक्कर पूर्ण प्रत्याश टक्कर होगी। ये टक्कर पूर्ण प्रत्याश टक्कर भी हो सकती है। तो बस ध्यान रखना, इसमें 3 केस संभव है। इसमें 3 केस संभव है। मतलब गति ऊर्जा में लॉस अगर 10.2 हुआ तो टक्कर आंशिक अप्रत्याश हो सकती है। अगर गति ऊर्जा में लॉस 12.09 हुआ तो टक्कर पूर्ण अप्रत्याश हो सकती है। लेकिन अगर गति ऊर्जा में लॉस इनके अलावा कुछ हुआ, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो फिर टक्कर के दौरान गति ऊर्जा में लॉस 0 हो जाएगा, और तब टक्कर पूर्ण प्रत्याश टक्कर भी हो सकती है। तो इसमें तीनों केस संभव है ना? टक्कर पूर्ण प्रत्याश भी हो सकती है, पूर्ण अप्रत्याश और आंशिक अप्रत्याश। ये जो कचरा पार्ट था उसको हमने कर लिया, ठीक। बस यहाँ तक पढ़ करके अब मॉडर्न फिजिक्स के सारे क्वेश्चन तुम कर सकते